Good morning, everyone. This is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about capital structure. पूंजी संरचना के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं and discuss about meaning of capital structure and factors affecting capital structure. पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व तथा पूंजी संरचना का अर्थ के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं. First, I would like to explain meaning of capital structure. Capital structure is the permanent financing of the firm represented by the long-term debt, preferred stock and net worth. पूंजी संरचना किसी भी संस्था का स्थायी वित्त प्रबंधन है जो दीर्घकालीन ऋणों, अधिमान तथा समतांशों के रूप में दिखाई देता है. किसी भी संस्था की कुल दीर्घकालीन पूंजी में विभिन्न वित्तीय स्रोतों के अनुपात को निर्धारित करना ही पूंजी संरचना करना होता है. पूंजी संरचना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवसाय की दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों के अनुपात को निर्धारित किया जाता है. अब हम देखते हैं कि क्या पूंजी संरचना और पूंजीकरण में क्या अंतर है. कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. पूंजीकरण के लिए जारी की जाने वाली विभिन्न प्रतिभूतियों के प्रकारों तथा अनुपातों को ही पूंजी संरचना कहते हैं. पूंजी संरचना किसे कहते हैं? पूंजीकरण के लिए जारी की जाने वाली विभिन्न प्रतिभूतियों के प्रकारों तथा अनुपातों को ही पूंजी संरचना कहते हैं. तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर. पूंजीकरण वह कार्य है जिसमें पूंजी की कुल राशि को निर्धारित किया जाता है. Capitalization is the work included determination of total amount of capital. लेकिन पूंजी संरचना वह प्रक्रिया है जिसमें पूंजी की कुल राशि में विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों के अनुपात को निर्धारित किया जाता है. But capital structure is the process included determine the proportion of long-term financial sources of total amount of capital. पूंजीकरण का तात्पर्य पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने से है, जबकि पूंजी संरचना से आशय पूंजी के स्वरूप या प्रकार को निश्चित करना है. कैपिटलाइजेशन मीन्स determination of quantity of capital or quantum of capital, but capital structure means determination of forms or type of capital. अब पूंजी संरचना में जो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो मुख्य बात आई है वो आई है वित्तीय स्रोतों के बारे में और वित्तीय संरचना के बारे में. तो हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना जरूरी है. पूंजी संरचना तथा वित्तीय संरचना के में अंतर करना भी स्पष्ट है. We know about difference between capital structure and financial structure. We have to know about capital structure and financial structure. There are a little difference between capital structure and financial structure. यहाँ पर एक छोटा सा अंतर है. पूंजी संरचना में दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों के अनुपात को निर्धारित किया जाता है, जबकि वित्तीय संरचना में संस्था के संपूर्ण पूंजी के
विभिन्न स्रोतों के अनुपात को निर्धारित किया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड the long-term proportion of long-term capital sources, and financial structure include whole capital, long-term and short-term capital of institutions. अब हम देखेंगे पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। इसको हम दो भागों में बांट के अध्ययन करेंगे। फर्स्ट इज internal factor and second is external factor. Internal factors, nature of business, first point is nature of business, संस्था के व्यवसाय की प्रकृति या व्यवसाय की प्रकृति। इसको मैं हिंदी में बता दूं, फैक्टर्स पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। दो भागों में बांटेंगे, आंतरिक तत्व और बाहरी तत्व। तो हम पहले आंतरिक तत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। संस्था की व्यवसाय की प्रकृति पूंजी संरचना को बहुत प्रभावित करती है। यदि संस्थाएं निर्माणी कार्यों या कंस्ट्रक्शन वर्क में लगी है तो उनके पास मशीन, प्लांट, फैक्ट्री आदि के रूप में पूंजी संपत्तियां अधिक होगी, जबकि दूसरी ओर व्यापारिक कार्यों में लगी संस्थाओं के पास इस प्रकार की संपत्तियां कम होती है। इसलिए इसकी अधिकांश पूंजी कार्यशील पूंजी के रूप में होती है। नेक्स्ट है व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ बिजनेस। छोटे आकार की संस्थाओं की साख भी सीमित होती है, अतः उन्हें अंश पूंजी पर ही अधिक निर्भर रहता है, जबकि बड़ी संस्थाओं की बड़ी साख होती है तथा स्थायी संपत्तियां भी अधिक होती है, अतः इन्हें ऋण भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। थर्ड है आय की नियमितता तथा निश्चितता, रेगुलरिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ इनकम। संस्था की भावी आय की नियमितता तथा निश्चितता की संभावना भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि किसी संस्था की भावी आय यानी फ्यूचर इनकम पर्याप्त तथा नियमित होने की संभावना है तो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, किंतु यदि भावी आय की नियमितता पर संदेह हो तो समता अंश पूंजी पर ही निर्भर रहना उचित होता है। नेक्स्ट है पूंजी की लागत या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी के विभिन्न स्रोत होते हैं, उनकी लागत भिन्न भिन्न होती है, अतः पूंजी स्रोतों का चुनाव या उनका मिश्रण इस प्रकार करना चाहिए कि न्यूनतम औसत लागत पर पूंजी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है रिस्क, जोखिम। पूंजी संरचना को जोखिम तत्व भी प्रभावित करता है। स्थायी पूंजी लागतें बढ़ती है तो व्यवसाय की जोखिम भी बढ़ती है। अगर व्यवसाय अधिक जोखिम उठाने की स्थिति में न हो तो ऋण एवं पूंजी के अनुपात का पूर्ण संतुलन रखना चाहिए, किंतु अगर व्यवसाय की लाभदेयता अच्छी हो तो ऋणों की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। संस्था की संपत्ति का ढांचा, संस्था की स्थायी संपत्तियों तथा चल संपत्तियों का अनुपात भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है संस्था की आयु, एज ऑफ इंस्टीट्यूशन। कम आयु की संस्थाओं में अधिक जोखिम होती है तथा बाजार में उनकी ख्याति भी अपेक्षाकृत कम होती है, तो इन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आती है, अतः इन्हें अंश पूंजी पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है व्यवसाय पर नियंत्रण की इच्छा, डिजायर टू कंट्रोल द बिजनेस। व्यवसाय पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। यदि संस्था के प्रबंधक अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं तो वे अपने साधनों के अनुसार समतांश पूंजी जारी करेंगे। इससे अधिकांश समतांश अपने नियंत्रण में रखकर संस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लान्स, भावी योजनाएं। संस्था की भावी विकास एवं विस्तार की योजनाएं भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है।
यदि व्यवसाय के विस्तार या विकास की फ्यूचर प्लान्स हैं तो प्रारंभ में समता अंशों से ही पूंजी प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ मैनेजर्स, प्रबंधकों की क्षमताएं। प्रबंधकों की क्षमताएं भी पूंजी संरचना को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती हैं। कुछ प्रबंधक अधिक जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं तो कुछ सामान्य जोखिम उठाने तक ही सीमित रहते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ वर्किंग, कार्य की स्वतंत्रता। जो व्यवसायी या प्रबंधक व्यवसाय के संचालन में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं वे कभी भी विस्तृत समता पूंजी में विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशो, परिचालन अनुपात। परिचालन व्ययों या खर्चों का शुद्ध विक्रय की राशि से अनुपात भी पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। इसकी गणना करने के लिए बेचे गए माल की लागत तथा उस पर किए गए परिचालन व्ययों एवं प्रशासनिक व्यय, विक्रय व्यय तथा वितरण व्यय के योग में शुद्ध विक्रय राशि का भाग देकर की जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि संता एंड कंपनी ने एक वर्ष में 1 करोड़ का माल बेचा। कितने करोड़ का बेचा? 1 करोड़ का मान लीजिए। एक करोड़ का माल बेचा और निर्माण सामग्री में 60 लाख रुपए तथा मजदूरी, विक्रय एवं विज्ञापन तथा कार्यकलाप के खर्चों के लिए 30 लाख रुपए व्यय हुए तो टोटल कितना व्यय हो गया? 90 लाख रुपए। ये 6 लिखने में आ रहा है लेकिन ये 0 है, 90 लाख रुपए है। तो इसमें 100 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आएगा? उसका आनुपातिक जो प्रतिशत होगा वो कितना आएगा? 90 आएगा। टोटल प्रतिशत अनुपातिक कितना आएगा? 90 आएगा। ये देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे 90 लाख रुपए का सारा व्यय हुआ है और 1 करोड़ जो है उसका माल बेचा है टोटल, तो 1 करोड़ का माल बेचा है तो इसका अनुपातिक जो आएगा वो प्रतिशत वो कितना आएगा? इक्वल टू 90। यह अनुपातिक प्रतिशत होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 100 रुपए की शुद्ध विक्रय में से केवल 10 रुपए दीर्घकालीन ऋणों के ब्याज तथा अंशों के लाभांश के लिए बचते हैं जो बहुत ही कम है। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है वो है समता व्यापार की नीति, पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग इक्विटी। समता पर व्यापार की नीति भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशो, धनती अनुपात की स्थिति। कुल पूंजी में समता पूंजी तथा ऋण पूंजी, टोटल कैपिटल में इक्विटी कैपिटल तथा डेब्ट कैपिटल के बीच के अनुपात को गियरिंग रेशो कहा जाता है। तो समता पूंजी कम यानी कि इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल ज़्यादा है, इक्विटी कैपिटल कम और डेब्ट कैपिटल ज़्यादा है तो वह हाई गियरिंग रेशो होगा। और जब डेब्ट कैपिटल इक्विटी कैपिटल से कम हो तो लो गियरिंग रेशो या निम्न दंती अनुपात होता है। ये तो हो गए हमारे इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स जो इंटरनल होते हैं वो हो गए। अब लेते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स। सॉरी, फर्स्ट है पूंजी बाजार का वातावरण, एनवायरनमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार का वातावरण पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। विकसित एवं तेजी के पूंजी बाजार में अंशों का विक्रय करना आसान होता है। ऐसे में अंशों का मूल्य भी काफी ऊंचा रहता है, अतः अंशों का निर्गमन करना बहुत ही आसान रहता है, परंतु मंदीकरण में अंशों का विक्रय करना कठिन होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स,
बाजार में विनियोजकों की प्रकृति। बाजार में विद्यमान पूंजी विनियोजक भी संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। जब बाजार में पूंजी विनियोजक जोखिम उठाने को तैयार हों तो समता अंशों का निर्गमन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉलिसी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं की नीति। वित्तीय संस्थाएं पूंजी संरचना को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है प्रिवेलिंग लॉ एंड रूल्स, प्रचलित कानून तथा नियम। देश के प्रचलित नियम तथा कानून की भी संस्था की पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं। हमारे देश में पूंजी निर्गमन अधिनियम बना हुआ है। इसके अंतर्गत इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर आदि के निर्गमन की व्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है आयकर की दरें या रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। देश में प्रचलित आयकर की दरें भी पूंजी संरचना को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ कैपिटल। पूंजी निर्गमन की लागत। अभिगोपन कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन, दलाली, ऋण पत्रों का भट्टा, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम, ब्याज की दर आदि भी पूंजी निर्गमन की लागतें हैं और ये लागतें कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित किए बिना नहीं रहती हैं। नेक्स्ट है द एक्सपांशन प्लान्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं। पूंजी संरचना करते समय व्यवसाय की विस्तार की योजनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग कंपटीशन इन द मार्केट, बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा। बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। जिन संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है उन्हें अंश पूंजी कठिनाई से प्राप्त होती है। उन संस्थाओं में लाभों की अनिश्चितता होती है, अतः ऐसी संस्थाओं के समतांश बेचना कठिन होता है। फलतः उन्हें ऋण पत्रों तथा ऋणों से ही अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती है। परंतु